नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जो है तो बेहद रोमांचक लेकिन अक्सर चर्चाओं से गायब रहता है। हम बात कर रहे हैं सैयद वंश की। देखा जाए तो इतिहास पढ़ते वक्त हमारी नज़र हमेशा बड़े और विशाल साम्राज्यों पर ही टिकती है ना? लेकिन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक का ये 37 साल का छोटा सा दौर असल में एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। ये वो समय था जिसने तुगलक वंश के पतन और लोदी वंश के उदय के बीच के अंतर को पाटा। तो चलिए सीधे इस दौर में चलते हैं और समझते हैं कि ये 37 साल भारतीय इतिहास में इतने अहम क्यों माने जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। जरा सोचने वाली बात है कि एक विदेशी आक्रमणकारी का महज एक सूबेदार यानी एक गवर्नर अचानक से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कैसे कर लेता है। आमतौर पर किसी भी नए राजवंश की शुरुआत एक बहुत बड़े युद्ध या किसी शानदार जीत से होती है, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली है। एक बाहरी व्यक्ति जो असल में किसी और का नुमाइंदा था, वो एक पूरी तरह से तबाह हो चुके साम्राज्य का फायदा उठाकर अपना ही एक नया राजवंश खड़ा कर देता है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए इसे समझते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत किसी की ताकत से नहीं बल्कि दिल्ली की भयंकर कमजोरी से होती है। साल था 1398। इस वक्त दिल्ली पर तैमूर का बेहद विनाशकारी हमला हुआ था। इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत को अंदर तक हिलाकर रख दिया, उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया। सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। दिल्ली की इसी बेबसी और तबाही का सीधा फायदा उठाया खिज़्र खान ने। खिज़्र खान, जो पहले तैमूर का ही एक सूबेदार हुआ करता था, उसने इस मौके को तुरंत भांप लिया और 1414 में दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है सैयद वंश की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वंश के संस्थापक खिज़्र खां और उसकी कूटनीति की। सैयद वंश की नींव रखना कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि खिज़्र खान ने संस्थापक होने के बावजूद कभी खुद को सुल्तान कहा ही नहीं। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। सुल्तान बनने के बजाय उसने खुद के लिए रैयत आला की उपाधि चुनी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वो खुद को एक आज़ाद शासक नहीं बल्कि तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों का सिर्फ एक प्रतिनिधि ही मानता था। सच कहें तो ये उसकी कूटनीति का एक बहुत ही शानदार पैंतरा था। वो अच्छे से जानता था कि कमजोर दिल्ली में अगर अचानक खुद को सुल्तान घोषित कर दिया तो जगह जगह विद्रोह भड़क सकते हैं। इसलिए उसने बहुत ही सुरक्षित और सधावा खेल खेला और उसकी ये रणनीति वाकई काम कर गई। ये देखकर हैरानी होती है कि एक संप्रभु शासक न होते हुए भी सिर्फ एक प्रतिनिधि का चोला पहनकर खिज़्र खान ने अपनी स्थिति को कितना मजबूत कर लिया था। उसने बिखरी हुई दिल्ली सल्तनत को फिर से समेटने की पूरी कोशिश की। पंजाब पर अपना नियंत्रण पक्का किया, मुल्तान को सुरक्षित किया और सिंध पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। एक ऐसे दौर में जब पूरा साम्राज्य तिनके की तरह बिखर रहा था, इन खास इलाकों को एक साथ बांध कर रखना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन ये स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। खिज़्र खान के बाद क्या हुआ और ये संकट कैसे बढ़ा, आइए देखते हैं। खिज़्र खान के जाते ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। सिर्फ 37 सालों के भीतर 4 अलग अलग शासकों ने गद्दी संभाली। 1414 से 1421 तक खिज़्र खां, फिर मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और अंत में 14 से 51 तक आलम शाह। सत्ता का ये पूरा का पूरा खेल महज 37 सालों में सिमट गया। इतनी जल्दी जल्दी गद्दी का बदलना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंदर ही अंदर कितनी भयंकर अस्थिरता मची हुई थी। अब जरा खिज़्र खान के बेटे मुबारक शाह के दौर की बात करते हैं। ये एक बेहद उथल पुथल भरा समय था। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने पिता से एकदम अलग रास्ता चुना और खुद को शाह की उपाधि दे डाली। लेकिन सच तो यह है कि ये उपाधि उसे एक दिन का भी चैन नहीं दे सकी। उसका पूरा शासनकाल बस इधर उधर भड़क रहे विद्रोहों को दबाने में ही बीत गया। इसी बीच उसने मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर बसाने की कोशिश भी की, लेकिन खैर, शहर बसाने से किस्मत थोड़ी बदलती है। अंततः लगातार हो रही साजिशों के बीच उसकी हत्या कर दी गई। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त सत्ता की कुर्सी पर टिके रहना कितना हिंसक और नामुमकिन सा हो गया था। मुबारक शाह की हत्या के बाद जब उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तो हालात और भी बदतर हो गए। मोहम्मद शाह का शासन इतना कमजोर था कि यहाँ से सैयद वंश की बची खुची ताकत भी छूमंतर होने लगी। इतिहास का एक बहुत सीधा सा नियम है, जब राजा कमजोर होता है तो असली ताकत किसी और के हाथ में चली जाती है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरबार के जो महत्वाकांक्षी अमीर और सरदार थे, उनका प्रभाव अचानक से बहुत बढ़ गया। अब सुल्तान सिर्फ नाम का था और ये सरदार साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य इतनी जल्दी ढह गया? आइए इसके मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं।
ये साम्राज्य इतनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया, ये इस तुलना से एकदम स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ 1414 का वो वक्त है जब खिज्र खान ने जी जान लगाकर संघर्ष किया और सत्ता हासिल की, और दूसरी तरफ 1451 का समय देखिए, जब आलम शाह ने सत्ता के लिए लड़ना तो दूर, अपनी मर्जी से गद्दी ही छोड़ दी और आराम से रहने के लिए बदायूं चला गया। ये किसी भी राजवंश का एक बेहद दयनीय अंत था। उसने मानो बिना लड़े ही दिल्ली की चाबियां बहलोल लोदी के हाथों में सौंप दी। अगर हम इस पूरे पतन को एक साथ जोड़ के देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। सबसे पहले एक के बाद एक कमजोर और अयोग्य शासक आते गए। दूसरा, साम्राज्य में लगातार आंतरिक विद्रोह होते रहे जिन्होंने कभी शांति नहीं पनपने दी। तीसरा, गंभीर आर्थिक तंगी, यानी प्रशासन चलाने के लिए पैसे और संसाधन ही नहीं बचे थे। और चौथा, अमीरों और सरदारों की बढ़ती हुई मनमानी। इन सब वजहों ने प्रशासनिक ढांचे को ऐसा खोखला किया कि वो कभी दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। और इसी का नतीजा था कि 1451 में बहलोल लोधी का उदय हुआ और सैयद वंश का हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। लेकिन रुकिए, इस कालखंड को सिर्फ एक नाकामी मानना सही नहीं होगा। ये एक बेहद अहम संक्रमण काल था। ये समझना बहुत जरूरी है कि सैयद वंश इतिहास की कोई भूल या विफलता नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल था। देखिए, इतिहास हमेशा सिर्फ महान विजेताओं या विशाल साम्राज्यों से ही नहीं बनता। इतिहास अक्सर उन लोगों के इर्द गिर्द भी घूमता है जो दो बड़े युगों के बीच टूटे हुए और बिखरे हुए टुकड़ों को किसी तरह एक साथ जोड़े रखते हैं। सैयद वंश ने भले ही खुद को तैमूर का नुमाइंदा माना हो, भले ही उनकी ताकत कमजोर रही हो, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ढांचे को उस वक्त तक पूरी तरह बिखरने से रोके रखा जब तक कि लोधी वंश सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं हो गया। तो अंत में हम सबके सामने ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक छोटे और कमजोर शासन का इतिहास में कोई महत्व नहीं होता? जवाब है, बिल्कुल होता है। सैयद वंश का शासनकाल भले ही सिर्फ 37 साल का रहा हो, भले ही वो बेहद अस्थिर रहा हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत को जिंदा रखने के लिए ये एक अपरिहार्य अध्याय था। इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दिल्ली की सत्ता का केंद्र पूरी तरह से तबाह न हो जाए, और सच कहें तो यही इस छोटे से राजवंश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विरासत है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के इस दिलचस्प पन्ने पर जरूर विचार कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और गहन विश्लेषण के साथ।